हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि 4 दिसंबर 2023 को आपका सेट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में बता चुकी थी, जल्दी से फिर से रिपीट कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 यूक्लिड्स, रेखाएं और कोण और त्रिभुज, ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं। और ये एक छोटा सा सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए बनाया है। मैं होप करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं चाहूँगी कि इस सैम्पल पेपर को पहले आप अपने आप सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर लें, सैम्पल पेपर को सॉल्व करके देखें। नहीं आए तो उस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो की हेल्प लें ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और अगर मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगे तो बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से टाइम ख़राब किए बिना हम आगे बढ़ते हैं और अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम वीडियो इसको अपना स्क्रीन को लार्ज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये देखिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं। देखिए अब हम आराम से सारा देख पा रहे हैं। ये देखिए सैम्पल पेपर, और ये आपका है सेट 2, ठीक है, दिसंबर 2023 क्लास 9th मैथ्स 20 मार्क्स का आपका पेपर है और 1 आवर का आपका पेपर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पहले भी सेट 1 आपका हो चुका है तो इसी तरह का हुआ है, 2-2 नंबर के हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो हम अपना सेक्शन ए पर चलते हैं जिसमें 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा आपका सेक्शन नंबर ए जिसमें हम देखेंगे अपने 1 मार्क के क्वेश्चन। मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेकर उनमें से आपके लिए सैम्पल पेपर तैयार करूं, तो उन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा यूक्लिड से, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती। ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी, तो बिल्कुल हमें कोई शक की गुंजाइश इसमें रह नहीं जाती, केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। दूसरा भी यूक्लिड में से ही लिया है मैंने, निम्न में से किसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। यूक्लिड की केवल एक ही एक्सरसाइज इस बार हमारे सिलेबस में है, तो 1 मार्क के ही क्वेश्चन मैंने ज़्यादा डाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, बस इससे ज़्यादा का नहीं। इनमें से किसमें प्रमाण की, प्रूफ की, इनमें से किसमें हमें प्रूफ की नेसेसिटी होगी। तो परिभाषा, अभिग्रहित, प्रमेय, अभिधारणा, यानी कि डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स। तो जो प्रमेय होता है, जो थ्योरम होती है, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ कोशिश कर रही हूँ आपको बता दूँ, जो थ्योरम होती है, जो प्रमेय होता है, उसको हमें प्रूव करना पड़ता है और प्रूव करने के बाद फिर हम उसे एज ए रिजल्ट यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक बार स्क्रीन को क्लियर करके दोनों का आंसर मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। फर्स्ट वाले को भी मैं इंग्लिश मीडियम में बता देती हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो 2 पॉइंट्स तक केवल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। प्रमेय में या थ्योरम में हमें प्रूफ की जरूरत पड़ती है। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 6 से है आपका ये। दी गई आकृति में y का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y यदि ए बी सी डी के समानांतर है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब मेरी बात सुनो, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाता है, तिर्यक रेखा हो जाती है। तो ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, दिख रहा है मेरा कर्सर आपको, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का हो जाएगा। अब जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 50 है और ये एंगल y है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आने वाले दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 होता है। तो 50 जमा y 180 हो जाएगा। 50 को राइट में ले जाओ तो y की जो वैल्यू है वो 130 यानी 130 डिग्री हमारी आ जाएगी। और ये चारों ऑप्शंस यहाँ लिखे गए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथे पर आ जाओ। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल्स को अगर हम एक्स 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 सपोज कर लेते हैं तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। वैसे तो वर्बल क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो 3x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू हो जाएगी 180/3 यानी 60 डिग्री। और वैसे भी ये आप सबको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे चलूँ,
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, रेखा मीन्स अ लाइन, और उस पर एक किरण यानी कि रे ऐसे खड़ी है, रे का एक एंड होता है एक नहीं होता है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? आसन्न कोणों का योग, बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई, रेखा है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर बी। पहले उस पर बाय चांस टिक लग गया। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन है, फिर यूक्लिड से आ जाता है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, सत्य या असत्य? एक शांत मीन्स टर्मिनेटिंग लाइन, एक छोटी सी रेखा है ये ए बी, क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। लाइन तो इन्फिनिटी तक हमारी जाती है, तो यस इट्स ट्रू कि हम एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है। अरे इस पे मैंने वो लगाना था, टिक का साइन लगाना था ना, आंसर पे टिक का साइन लगाना है, तो ये असत्य है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो समबाहु नहीं होता, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आगे बढ़ते हैं, ये है अपना नेक्स्ट पार्ट। अभी 1 मार्क के ही क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, तो ये है अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा और जूम कर दिया है मैंने, अब आप अच्छे से ये देखें। ठीक है, और बड़ी मेहनत से ये सैम्पल पेपर बनता है, तो एक छोटा सा आपने लाइक जरूर करना होता है। जितने व्यूज़ हैं ना उसका हाफ लाइक भी नहीं आता है, तो टीचर को भी तो देखो प्रेज की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है ना। और अगर समझ आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ नीचे 2 MCQ और डाल दिए हैं, हो सकता है कि आपको वहाँ पर फिलअप्स मिल जाएं, ट्रू फॉल्स मिल जाएं। जनरली 5 MCQ बनते हैं और 5 आपके फिलअप्स या 1 वर्ड या ट्रू फॉल्स बनते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं पेपर डाल रही हूँ, बार बार मैं बताती हूँ इस बात को कि इट्स ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा नियम सर्वांग समता का नियम नहीं है? ठीक है, तो ये जो SSA है, एक SAS है, AAS है और RHS है, तो ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इसमें भी 2 साइड्स और एक एंगल है, इसमें भी 2 साइड्स और एक एंगल है। तो ये हमारा नियम होता है कि अगर किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं के बराबर हो, इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 अदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द एंगल लाइंग बिटवीन दोज 2 साइड्स, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन ये जो पहले वाला है ना, ये कोई नियम नहीं होता। ठीक है, AAS भी नियम होता है। अगर किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनको बनाने वाली साइड इक्वल होती हैं, तो भी वो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो SSA जो है वो हमारा सर्वांग समता का नियम नहीं होता है। तो इसको आप टिक करेंगे कि कौन सा नियम सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1 मार्क का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक खाली स्थान चौड़ाई रहित लंबाई होती है। बिंदु, वर्ग, आयत और रेखा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ऊपर फिल किया जा सकता है कि एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती? तो भाई जब हम बिंदु की, डॉट की, पॉइंट की बात करते हैं तो इसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई। वर्ग में और आयत में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी। तो चौथा ऑप्शन क्या बच जाता है? रेखा। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी केवल लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती। तो ये हमारा ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। तो बेटा ये थे सारे 1 मार्क के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर B पर, जिसमें अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे।
तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि दी गई आकृति में, ये फिगर आपको दी गई है, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी रेखा सी डी के समानांतर है। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है। ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। एंगल पी आर डी 127, पी आर डी यानी ये वाला एंगल 127 डिग्री का है। तो x और y ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 मार्क्स में डाला है मैंने ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े ही आराम से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ फटाफट। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, जब 2 लाइंस, हाँ इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं साइड वाले स्क्रीन पर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जब 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल उसको कट करती है, तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है, क्योंकि ये कैसे कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना कि ये जो डायग्राम है इसमें ये ए बी है, जितना मैं दिखा रही हूँ उतना ही आपने देखना है। ये सी डी है, अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने महाभारत उसमें द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारना था, तो मछली की आंख ही दिख रही थी उसको और कुछ नहीं दिख रहा था। तो आपको भी वही तिर्यक रेखा दिखनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये जो पी आर है ये तिर्यक रेखा है, दिख गया। इधर मेरा येलो वाला डायग्राम और ये रेड वाला, दोनों डायग्राम दिख गए। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ए पी आर, सुन रहे हो मेरी बात को, इसको मैं ए बी सी और डी, और इसका नाम है P और इसका नाम है R। तो ए बी समानांतर है सी डी के, ये बातें आप लिखोगे। वह पी आर तिर्यक रेखा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। समझ में आ रही है मेरी बात, पी आर एक तिर्यक रेखा है। तो समझ आ गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल ए पी आर, ये वाला ए पी आर और पी आर डी इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। अंतः क्यों बराबर है, पता लग गया ना अभी, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ए पी आर, हाँ ये इन दोनों से मिलके बना है, तो ये एंगल होगा 50 जमा वाई, सीधा लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और ये एंगल हमें ऑलरेडी दे रखा है 127 डिग्री। अलजेब्रा लगाओ, y को लेफ्ट में रखो, 50 को उठा के राइट में ले जाओ, तो 127 माइनस 50 7, और 12 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 7। ठीक कर रहे हैं हम, तो 77 डिग्री हमारे y की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया, x और y की वैल्यू निकालनी है, x की y की वैल्यू आ चुकी है, अब x पे आ जाओ। अब x पे कैसे जाएंगे, फिर ध्यान देंगे जरा एक बार। अगर 2 नियम, अब 2 तरीके से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो मेरी बात सुनो, ये एंगल 127 है, तो इसको मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर एक लाइन है। तो ये दोनों, अभी मैंने इसी पेपर में डाला ये क्वेश्चन, इन दोनों आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, तो 180 हो जाएगा। तो ये बाहर का 127 है, तो इसको 180 में से घटा देंगे, ये एंगल आएगा। अब ये एक ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर, तो इसके 2 एंगल हमें पता लग गए हैं और तीसरा x हम निकाल सकते हैं। तो एक नियम तो हम ये लगा सकते हैं, दूसरा नियम हम एक क्या लगा सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है, 8वीं में आ जाता है ये नियम, वो 2 सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के इक्वल होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर अब मैं जो नियम लगाने वाली हूँ वो यही वाला लगाने वाली हूँ कि पी क्यू आर तो एक ट्राइंगल है, देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, पी क्यू आर तो एक ट्राइंगल है, और इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दूँ तो पी आर डी एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो ये x और y के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखें जरा कि x जमा y बराबर है 127। कारण अब आप लिख लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण 2 सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। x मैंने निकालना है, y की वैल्यू 77 है, 77 को राइट में ले जाओ, देख लो जरा, 77 को राइट में ले जाओ तो 127 माइनस 77 0,
और 50। लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 77 डिग्री है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं अपने 2 मार्क्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर 12। देखें जरा, एक रेखाखंड AB पर AB डायग्राम साथ में है, सबसे बड़ी बात ये है, ये AB है, पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है मैथ्स को करने के लिए। एक बार में समझ में ना आए 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ में ना आए 3 बार पढ़ो। जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई उसका क्वेश्चन हाफ डन हो जाता है बच्चे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाफ डन। स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन क्या करोगे? जब यही नहीं पता जाना किधर है ना, तो आगे कैसे बढ़ोगे? क्लियर? ठीक है, तो ये क्या कहता है कि AB पर, तो ये तो AB हो गया, AD और BC, ये AD है और ये BC है, दो बराबर, बराबर का मतलब है AD की लंबाई BC के इक्वल है, उसने बोल दिया लंब रेखाखंड है। लंब का मतलब ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। ठीक है, इस डायग्राम को अब थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। 2 बातें हमें पता लग गई। दिया है लिख देना, AD BC के बराबर है। एंगल DAB, एंगल DAB और एंगल CBA, एंगल CBA दोनों के दोनों कितने डिग्री के? 90 के। ये 2 बातें हमें पता है। प्रूव क्या करना है उस बात को पकड़ो। ये कहता है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD कहाँ है? पहले तो CD को पकड़ो। ये लाइन CD है और ये कहता है कि ये CD AB को जहाँ भी मिल रही है, मान लो इसको O नाम दे देते हैं, तो ये AB को समद्विभाजित कर रही है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें प्रूव क्या करना है कि OA और OB की लेंथ इक्वल है। ये हमने शो करना है कि भाई जो ये CD लाइन है ये AB को मिड पॉइंट पे मीट कर रही है, उसको समद्विभाजित कर रही है, उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि आपने क्या दिखाना है कि OB की और OA की लेंथ इक्वल है। तो हम यहाँ पर अपना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अब केवल डायाग्राम पर आ जाते हैं और इस डायाग्राम में हम ये दोनों अपोजिट ट्राइंगल्स ले लेते हैं। प्रमाण पे आ गई हूँ मैं सीधा। त्रिभुज, इसका नाम मैंने क्या रखा था? O। तो देखो मेरी बात को सुना, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो ODA तो यहीं से शुरू करना है। त्रिभुज ODA, जब OD पे देखो O से D की तरफ गए हो, ऐसे गए हो ना, तो अब O से C की तरफ जाना है, नाम ऐसे लेना है। त्रिभुज OCB में इन दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं? ध्यान से देखना। AD की लेंथ BC के इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है क्योंकि ये हमें बुक वाले ने बताया है कि दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल A, ये भी दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है, ये भी हमें दिया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ही रिजल्ट बार बार इसी लेक्चर में यूज हो रहा है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देख लो ध्यान से, थोड़ा बड़ा करके दिखलाऊं क्या? देखो भाई ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अपना एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल होगा। ठीक है ना, दिख रहा है भाई? एंगल AOD, ये पॉइंट O है, भूल मत जाना, और BOC, ये आमने सामने वाले एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हमने यहाँ पर यूज करना है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में लिखूं तो मैं शीर्षा अभिमुख कोण। तो जो 2 त्रिभुज हमने उठाए थे, उन दोनों ही त्रिभुजों के जो है संगत कोण सभी भाग बराबर आ गए हैं। कोई मैसेज बीच में आ गया था फोन पर। तो उन त्रिभुजों के सभी संगत अंग बराबर आ गए। ध्यान से देखना, एक भुजा और 2 कोण बराबर आ गए हैं। अभी सर्वांग समता के नियम मैंने आपको दिए थे, तो कौन सा नियम लगेगा? AAS, 2 कोण बराबर आ गए हैं और एक भुजा बराबर आ गई है। तो AAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ODA
सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OCB के। ये दोनों आमने सामने वाले जो त्रिभुज हैं वो हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सभी भाग बराबर होते हैं, तो OB और OA की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब OB OA के इक्वल हो गया, जिसे हम CPCT बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, और इंग्लिश में क्या उसमें मतलब अगर इसका भाव मैं आपको बताऊं तो क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत अंग समान होते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा लिखते नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हम CPCT ही लिखवाते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो OB OA के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि O जो है वो इसका मध्य बिंदु है, यानी कि जो CD रेखा है वो AB को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। फिर भी इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर C पर, जिसमें आप 3 नंबर के 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले एक त्रिभुज ABC, थोड़ा और बड़ा कर दूं आपको अगर क्लियर ना हो। ये देखो, एक त्रिभुज ABC है, ये है बच्चे त्रिभुज ABC। दिख गया कि दो भुजाएं AB और BC पूरी की पूरी तथा माध्यिका AM, और ये माध्यिका AM क्रमशः का मतलब बारी बारी से एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ AB की तुलना PQ से करनी है, यानी AB तो PQ के बराबर है। BC QR क्रमशः का मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मिलाना होता है। तो BC की तुलना QR से, तो BC की लंबाई QR के बराबर है, और AM की लंबाई माध्यिका PN के बराबर है। ये जो AM है और ये जो PN है, ये दोनों आपस में बराबर अगर हैं, ये सारी बातें, तो तुमने ये क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM को तो PQN के सर्वांगसम दिखाना है, यानी ये वाला त्रिभुज ABM और PQN लेफ्ट वाला सर्वांगसम दिखाना है। और दूसरा पार्ट है ABC यानी ये पूरा त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट। मैं होप करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को अब मैं इसको क्वेश्चन को छोटा करूँगी। अब सुनो मेरी बात फटाफट से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप इसमें लिखोगे दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लो। AB PQ के बराबर है, देख लो ये AB और PQ बराबर हैं, BC QR के बराबर है, और भैया AM PN के बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है, आप लिख लीजिएगा। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। अब आ जाओ प्रमाण पर, प्रूफ पर आ जाओ। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो दो लेफ्ट वाले ट्रायंगल हैं, इनके 2 भाग तो ऑलरेडी बराबर हैं, कुछ भी नहीं है इनमें प्रूव करने के लिए। भाई इन दोनों त्रिभुजों का नाम ले लो, त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में। ध्यान से देखना, AB की लेंथ दिख रहा है आपको भैया, ये जो AB है ये ऑलरेडी PQ के इक्वल है। AB इज इक्वल टू PQ दिया है, बुक वाले ने खुद बताया है कि भैया बराबर है। और AM PN के बराबर है, AM PN के बराबर है, ये भी हमें दिया है। अब एंगल तो हमें एक भी नहीं पता, थोड़ा दिमाग लगाया करो। कौन कौन से नियम है, SSS AAS AS से RHS का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि राइट एंगल नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं है। AAS का भी मतलब नहीं बनता, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास कोण तो है ही नहीं, हम अपने दिमाग से थोड़ी सपोज कर लेंगे एंगल को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये जो BC लेंथ है, बहुत ध्यान से सुनना, BC QR के बराबर है, क्योंकि BC QR के बराबर है, दिया है। तो BC का आधा और QR का आधा भी बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई जब आप एक चॉकलेट आपको मिले, एक आपके फ्रेंड को, दोनों बराबर हैं, तो दोनों आधी आधी करोगे तो भी बराबर ही होंगी ना। 2 नंबर्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे ना, उनका आधा भी इक्वल होएगा। तो BC को जब आधा करोगे, सुन लो बात ध्यान से, माध्यिका होती क्या है ये पता है कि नहीं पता है आपको? किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली रेखा, शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो M तो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो BM और MC इक्वल हैं। तो BC का जब तुम आधा करोगे
तो वो बन गया BM। और भाई QR का जब तुम आधा करोगे तो वो बन गया QN। तो लेफ्ट वाले त्रिभुज की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं, सुन रहे हो मेरी बात को, इन ABM की तीनों भुजाएं और PQN की तीनों भुजाएं बराबर आ गई। और जब तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो आप कौन सा नियम लगाओगे? SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABM सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। ये हमारा पहला भाग है, लेकिन हम इसको अभी सुरक्षित रखेंगे क्योंकि दूसरा भाग हमें यहीं से सिद्ध करना है। अब मेरी बात सुनो, एक बार मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से फिर समझाती हूँ कि जब मेरा लेफ्ट वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, जब ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल के सर्वांग सम हो गया तो एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होंगे क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग बराबर होते हैं। तो ABM और PQN भी बराबर हो जाएंगे। भाई जब हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इनके जितने तीनों भुजाएं तो मैंने पहले ही बराबर दिखा दी, तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ABM PQN के इक्वल हो जाएगा। तो इस बात को भी अब हम यहाँ नोट करेंगे कि अतः एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। क्यों? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC और PQR जो मेन ट्राइंगल हैं दोनों, वो आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो बिल्कुल प्रूव हो गए, प्रूव हो जाते हैं, इनमें अब कुछ भी नहीं रह गया है हमारा। देखो अभी मैं यहाँ लेफ्ट में करवा रही हूँ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में दो भाग तो पहले बराबर हैं। अरे AB की लंबाई तो PQ के बराबर है, ठीक है, तो वो लिख दो AB इज इक्वल टू PQ, ये हमें दिया गया है। BC की लंबाई QR के बराबर है, ये भी किताब वाले ने दिया था हमें पहले ही। तीसरी साइड हमें पता नहीं, लेकिन अब हमें ये पता लग गया कि ये जो B पे एंगल है और ये जो Q पे एंगल है ये इक्वल है। एंगल ABM और एंगल PQN इक्वल है यहाँ से। तो इस मेन ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल और इसकी भी दो साइड और एक एंगल जब बराबर आ गए तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे क्या? त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। समझ में आई बात? फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया, उससे फिर हमने ये वाला रिजल्ट निकाला और इस रिजल्ट को हमने सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए यूज किया। और अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। 3 मार्क्स के लिए ही है ये हमारा, रेखाएं और कोण से है। इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से आपको दिख जाएगा और यहीं पर मैं समझा दूंगी। देखिए जरा आकृति नंबर 5, ठीक है, इस पर आकृति नंबर नहीं डाला मैंने शायद, हाँ जी ये आकृति नंबर 5 है। यदि AB समांतर CD है, दिख रहा है, AB और CD दोनों समानांतर हैं। EF लंब है CD पर, EF देख लो, ये जो EF है ये CD पर लंब है, यानी ये एंगल 90 है। जब ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होएगा। क्यों भैया? जब दो लाइन वो है पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो जब ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। एंगल GED, अब ये GED कहाँ से शुरू हो रहा है? निशान लगा लो, GE और D, यानी कि ये पूरा एंगल जो ब्लू कलर में मैं ले रही हूँ 126 डिग्री है। तो आपने क्या क्या ज्ञात करना है? एंगल AGE, GEF और FGE, ठीक है। AGE यानी ये वाला, क्लियर है, और AGE के बाद GEF, GEF यानी ये केवल ये वाला, ये तो बहुत ही आसान है बताना, और FGE, FGE यानी ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब मेरी बात को सुनो तुम ध्यान से। सबसे पहले तो तुम इसी पे आ जाओ, ब्लू कलर के एंगल पे, इस ब्लू कलर के एंगल पे ही आ जाओ, GED, हाँ, एंगल GED कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का। लेकिन GED के दो पार्ट हो रहे हैं, मैं अगर दोनों पार्ट करूं तो एक ये रेड वाला और एक ये बाहर ब्लू वाला, यानी GEF प्लस FED, दिख गया भाई? इसको और इसको जोड़ के तो बन रहा है ये पूरा एंगल ब्लू वाला।
भाई इसके दो टुकड़े कर दें तो इन दोनों से ही तो जोड़ के बन रहा है, तो ये हो गया एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। मैंने ना दिया है वगैरह कुछ नहीं लिखा है, वो सारा मैंने यहाँ समझा दिया है। तो जी ई एफ तो हमने निकालना है और एफ ई डी ये तुम देख सकते हो कितने डिग्री का है, 90 का। हो गया क्वेश्चन, 90 को राइट में ले जाओ तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 यानी कि ये 90 है भाई, 36 डिग्री का एंगल आ गया। तो एंगल जी ई एफ हमारा कितना आ जाता है 36 डिग्री। अलग से भी इसको अपना नोट कर सकते हो आप, एंगल जी ई एफ बराबर है 36 डिग्री। एक पार्ट हो गया हमारा, आगे बढ़ो। अब देखो ये फालतू की चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से कर सकें। अब सुनो, ये कहता है एंगल ए जी ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से वही ट्रांसवर्सल वाली बात पर आ जाओ। दो लाइंस पैरेलल हैं और थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल है। इसी काम को मैं यहाँ रेड कलर से कर रही हूँ। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दो ट्रांसवर्सल हैं, उसी को देखना है जो आपको चाहिए। जी ई ट्रांसवर्सल है, ये रेड फिगर और ब्लू फिगर दोनों को ध्यान से देखो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सुन रहे हो मेरी बात को, ये वाला और ये वाला है ना अंतः का अंतर कोण। तो ये हो गया ए, ये हो गया जी, ये हो गया अपना बी, ये हो गया सी, ये हो गया ई और ये हो गया डी। ठीक है, तो अपना जो ये एंगल है ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जी ई डी आपको ऑलरेडी ये वाला एंगल तो आपको दे रखा है, ये वाला एंगल तो बुक वाले ने ऑलरेडी 126 डिग्री दे रखा है। तो ये 126 हो गया, तो एंगल ए जी ई भी कितना आ गया 126 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। बच क्या गया, बहुत छोटा सा बच जाता है, ए जी ई भी आ गया, ठीक है, जी ई एफ भी आ गया, बच गया एफ जी ई। अब सुनो ये बच गया। मुश्किल है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई। देखो दो तरीके हैं, दो क्या आसान सा ले लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों आसन कोण है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। भाई ये पूरा एंगल ए जी एफ 180 डिग्री का हो जाएगा ना। तो ये बाहर वाला जब 126 डिग्री का आ गया तो इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको अब मैं किधर कराऊँ, आपको यहीं पर करा देती हूँ, थोड़ा स्क्रीन साफ करके इस पेपर पर ही करा देती हूँ। देखो जरा बच्चे कि एंगल ए जी एफ स्ट्रेट एंगल है, ये पूरी लाइन स्ट्रेट है तो 180 का हो गया, इसके दो टुकड़े हो गए ए जी ई, एंगल ए जी ई जमा एंगल एफ जी ई, ठीक है, प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों मिलकर हो गए 180। ए जी ई ये रहा 126 का, तो यहाँ तो 126 लगा दो प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180। और अब इस एफ जी ई को लेफ्ट में रखो और 126 को राइट में ले जाओ, तो ये आ जाएगा 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री। तो ये 3 आपके आंसर आ जाएंगे और ये आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। मैं होप करती हूँ आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपनी अच्छे से तैयारी करें और सेट 2 का सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द जैसे ही आपका पेपर होता है तो कोशिश करूँगी मैं अपलोड करूँ। तो चैनल पर बने रहें अपनी फाइनल पेपर तक प्रिपरेशन करने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।